अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। नावल ज़िंदगी गुलजार है, राइटर हुमैरा अहमद। मेरे ख्याल में मुझे खुद ही बैठ जाना चाहिए। इतने लंबे इंतज़ार के बाद इतना हक तो बनता है मेरा। वो ये कहकर बड़े पुरस्कून अंदाज में कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं कुछ देर इसे देखती रही, फिर इंटरकॉम पर पीए को अंदर बुलाया। पीए के आने तक वो मुस्कुराता रहा। पीए के अंदर आने पर मैंने इससे कहा, बारी साहब, इस शख्स को अच्छी तरह देख लें। अगर ये दोबारा यहाँ आए और मुझसे मिलने पर इसरार करें तो इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दीजिएगा। ज़रून के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। बस मुझे आपसे यही कहना था, आप जा सकते हैं। पीए मुखलाया और सर खिलाता हुआ मेरे कमरे से निकल गया। तुम्हें ही याद होगा जब तुमने मुझे कॉलेज में थप्पड़ मारा था तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस वक्त का इंतज़ार करूंगी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ मार सकूंगी। ये वही वक्त था जिसका मुझे इंतज़ार था, लेकिन मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है वो किसी थप्पड़ से कम नहीं है। आइंदा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। वो मेरी बात पर सुर्ख चेहरे के साथ एक झटके से खड़ा हो गया। जिस ओहदे पर तुम फाइज हो और जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये समझ रही हो कि दुनिया तुमने फतह कर ली है, इसे ख़त्म करने के लिए मेरा एक फ़ोन ही काफ़ी है। और फिर तुम इस ओहदे पर नहीं रहोगी जिसके बलबूते पर तुम मुझे यहाँ से निकाल रही हो। मैं इसकी बात पर मुस्कुराई थी। चलो कोशिश करके देख लो। मैं तुम्हारी ताकत, पहुंच और कमीनगी तीनों से वाकिफ़ हूँ, फिर भी खौफज़दा नहीं हूँ। तुम मेरा कैरियर ख़त्म कर सकते हो, दुनिया तो नहीं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कहने पर मुझे OST बनाया जाएगा या नहीं। मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दी जाएगी। ऐसी आजमाइशों से मैं नहीं घबराती, आदी हूँ इनकी। हाँ, तुम्हारे जैसे आसाइशों के आदि डर जाते हैं। मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें जो करना है वो तो तुम यहाँ से जाने के बाद ही करोगे, अभी तो नहीं कर सकते। नो, नाउ get out of my room and do whatever you like, but at present I am the boss here. फ़िलहाल तो मैं यहाँ बॉस का दर्जा रखती हूँ। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और जो चीज़ चाहे करो। वो चंद लम्हों के लिए मुझे देखता रहा और फिर कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया। मैं जानती हूँ वो जो कह रहा था वो करवा सकता है, लेकिन अब मैं खौफज़दा नहीं हूँ। आज से चंद साल पहले अगर वो मुझसे मिलता तो मैं कभी भी इससे इस तरह बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब ये जॉब मेरी कमज़ोरी थी और मेरे सर पर जिम्मेदारियों के पहाड़ थे। मगर आज हालात वैसे नहीं हैं, फिर इसे कैसे बख्श देती। वह इन चंद लोगों में शामिल है जिनसे मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत की है। मुझे लाइब्रेरी में कहा गया इसका एक एक लफ्ज़ याद है। मैं आज भी इस एक हफ्ते को नहीं भूली हूँ जब मैं हॉस्टल के कमरे में चेहरे पर तकिया रख कर रोया करती थी, ताकि मेरे रोने की आवाज़ किसी और तक ना पहुँचे। ना मैं आज तक वो शाम भूली हूँ जब मैं हॉस्टल की छत से छलांग लगा देनी चाहती थी। इस शख्स ने कॉलेज में मुझे जलील कर दिया था। क्या चीज़ थी जिसकी इसके पास कमी थी? फिर भी इसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। मेरी ज़ात को इसने अपने दोस्तों के सामने चेस बोर्ड बनाना चाहा था, जिस पर वो अपनी मर्ज़ी के मोहरे अपनी पसंद के मुताबिक चला सके। क्या था मेरे पास? ना खूबसूरती, ना दौलत, ना इस जैसी जहानत, वो फैमिली बैकग्राउंड, ना स्टेटस, न इस जैसी काबिलियत। सिर्फ इज्जत थी, और वो भी वो खाक में मिला देना चाहता था। और अब वो फिर मेरे सामने आ गया है। पर अब मैं 7 साल पहले की कशिफ नहीं हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मेरे लिए यही एहसास काफ़ी है कि मैंने अपनी तौहीन का बदला चुका दिया है। 26 मार्च। कितनी ज़िद्दी है ये लड़की, और कितना बेवकूफ़ हूँ मैं जो फिर इससे मिलने चला गया और फिर अहमकों की तरह सारा दिन इससे मुलाकात का इंतज़ार करता रहा, ये जानते हुए भी कि वो मुझे जानबूझकर इंतज़ार करवा रही है। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। मैं एक लड़की से इस कदर इंसल्ट करवा रहा हूँ, और वो भी इससे जिसकी कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में मुझे इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर मैंने इस पर हाथ उठाया, और आज मुझे इसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए था, मगर मैं ऐसे ही आ गया। किस कदर जहरीले थे इसके अल्फाज। काश वो जान पाती। मेरे लिए तो वो अजाब बन गई है। कभी कभी सोचता हूँ कि जिस शिद्दत से मैं इसका जिक्र करने लगा हूँ, कहीं मेरा नर्वस ब्रेक डाउन ना हो जाए। मैं जानता हूँ मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। मेरे जैसा मर्द इतनी आम सी लड़की से शादी या मोहब्बत कैसे कर सकता है? हाँ, मेरा दिल चाहता है मैं इसे कोई ऐसी तकलीफ या नुकसान पहुँचाऊँ जो वो सारी ज़िंदगी याद रखे। 31 मार्च। आज तीसरी दफ़ा ज़रून जनेद से मेरा सामना हुआ है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स इस कदर डीठ है। आज मैं सारी ब्रार से मिलने इनके घर गई थी। हम लोग चाय पी रहे थे जब वो आया।
मेरे लिए इसकी आमद परेशान कुन थी। अस्सलामु अलैकुम सर, वो ये कहकर मेरे करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया। कैसी हैं कशफ आप? इसने मुझे मुखातिब किया था और मैंने इसकी बात अनसुनी कर दी। चाय पियोगे? सर इब्रार ने इससे पूछा था। वाई नॉट, मैं तो खाना भी खा लूँगा अगर आप खिलाएंगे तो। सर इब्रार ने मुलाजिम को बुलवा कर एक कप और लाने को कहा था। तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद ही करवाई है, कुछ दिनों तक जा रहा हूँ। बहुत ही अहमक हो। पाकिस्तान में पोस्टेड होकर वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? सर इब्रार इसे डांट रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। बस ऐसे ही सर, कुछ अर्सा पाकिस्तान में भी गुजारना चाहता हूँ। कशफ, आप आजकल क्या कर रही हैं? इसने सर इब्रार के सवाल का जवाब देते हुए अचानक मुझसे पूछा था और मेरा जी चाहा था चाय का कप इसके मुंह पर दे मारूं। वो यूँ पोज कर रहा था जैसे मुझसे पहली बार मिला था। इसके जवाब में चाय का कप रख कर खड़ी हो गई। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। सर इब्रार ने हैरत से मुझे देखा। तुम्हारा इरादा तो आज यहाँ से पहर तक रुकने का था और तुम्हें लंच भी मेरे साथ करना था, अब मुँह उठाकर खड़ी हो गई हो। सर इब्रार नाराज़ हो गए थे। सर मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए जाना चाह रही हूँ। तुम शायद ज़ारून की वजह से जाना चाह रही हो। सर इसरार। असल वजह बाम गए थे। नहीं सर, मुझे वाकई कुछ काम है, मैंने इन्हें मुतमिन करना चाहा। बैठ जाओ कश्यप, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अहमक हो। मैं तुम दोनों के दरमियान वो मामला ख़त्म करवा चुका हूँ। अब तुम लोगों को अच्छे क्लास फेलोज़ की तरह बिहेव करना चाहिए। बस अब बैठ जाओ तुम। मैं सर इब्रार को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से बैठ गई और ज़रून बड़े इत्मीनान से चाय की सिप ले रहा था। सर इब्रार ने हम दोनों का एक दूसरे से तारुफ करवाया। कॉलेज के बाद तुम आज शायद पहली बार मुलाकात कर रही हो। कॉलेज के बाद तो आज शायद पहली बार मुलाकात हो रही है, इसने मुस्कुराते हुए पूछा। और अगर सर इब्रार वहाँ ना होते तो मैं कुछ ना कुछ इसके सर पर ज़रूर दे मारती। हाँ शायद, मैंने नागवारी से कहा था। कुछ देर बाद जब सर इब्रार खाने के बारे में पता करने के लिए उठ कर गए तो इनके कमरे से निकलते ही इसने कुर्सी मेरी तरफ घुमा ली। क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे हाल चाल बिल्कुल ठीक हैं, ख़राब शायद तुम्हारे हो जाएंगे अगर तुम्हारे यही तौर तरीके रहे तो। वो मेरी बात पर हंस पड़ा था। वेरी फनी, अच्छी लगी मुझे आपकी बात। तुमने तो मुझे ऐसे ताकत दिखाई थी, मैं तो इस दिन से अपनी मतली के आर्डर्स के इंतज़ार में थी। मैंने इस पर तंज किया था मगर वो फिर हंस पड़ा। यार वो बस गुस्से में। मुझे यार मत कहो, मैं इस किस्म की बेखुदा गुफ्तगू मुझे पसंद नहीं है। ओके, इसने मसालाहाना अंदाज में हाथ उठाए थे। मिस कशम मुर्तज़ा अब ठीक है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती सर इब्रार कमरे में आ गए थे। लंच के बाद मैं वहाँ से वापस आ गई थी। ये शख्स मेरी समझ से बलातर है। ये इसका रवैया इससे भी अजीब है। किस कदर अहमक और बदकिस्मत है इसकी बीवी जिसे ऐसा शौहर मिला। मुकम्मल करप्ट और बड़ी हद तक कमीना। अप्रैल। आज का दिन बड़ी टेंशन में गुजरा और इसका आगाज़ इस वक्त हुआ जब नाश्ते के बाद मामा मेरे पास आई थी। मैं इस वक्त टेरेस पर बैठा अखबार देख रहा था। हाँ तो ज़रूर, क्या सोचा है तुमने? उन्होंने मेरे पास बैठते ही बात शुरू कर दी थी। किसके बारे में? मुझे हकीकतन हैरत हुई थी। वो किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हारी शादी के बारे में। और किस चीज़ के बारे में? तुम्हारे सब दोस्तों की शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी भी हो जानी चाहिए। वैसे भी अभी तुम पाकिस्तान में हो और शादी के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर अखबार सामने टेबल पर रख दिया। हाँ वाकई, अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। शुक्र है तुम्हें भी अक्ल आई। मामा मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। कोई लड़की देखी है या वो भी मुझे ही देखना पड़ेगी? उन्होंने पूछा। हाँ देख ली है। अच्छा, क्या नाम है? शक्ल और सूरत के बारे में बताओ, किस फैमिली की है? उन्होंने सवालों की बुछार कर दी थी। नाम कशफ है, मेरे साथ ही IR में MA किया है। आजकल फैसलाबाद में AC है, आरिफ के मतहत काम करती है। जहाँ तक शक्ल का ताल्लुक है तो जाहिर है मुझे तो खूबसूरत ही लगती है, आपको शायद ना लगे। नॉर्मल शक्ल और सूरत है। इसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। मैंने बड़े आराम से इनके सारे सवालों का जवाब दे दिया था। मामा के तासुरात देखकर मुझे हैरानगी हुई। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है तुम मजाक कर रही हो। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। आपने ये कैसे सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम इस लड़की के लिए इतने सालों से जोग लेकर बैठे थे। मुझे इनकी बात बहुत इंसल्टिंग लगी। मैंने किसी के लिए जोग नहीं लिया। पहले मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं था, अब सोचा है तो अपनी पसंद बता दी है। तुमने कहा और मैंने सुन लिया, अब तुम मेरी सुनो। अगर मैं तुम्हारी चॉइस को रिजेक्ट कर दूं तो आप इसे अपने लिए रिजेक्ट कर सकती हैं, मेरे लिए नहीं। मुझे हर कीमत पर इसी से शादी करना है। मैंने खत्मा अंदाज में कहा, देखो ज़ारून वो खूबसूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी तलीम कम होती तब भी ठीक था, मगर इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी। फैमिली बैकग्राउंड मुझे क्या करना है? मुझे इससे शादी करनी है, इसकी फैमिली से नहीं। और फिर शादी के बाद वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। हमें इसके फैमिली बैकग्राउंड से मतलब हो या ना हो, तुम्हें इसकी फैमिली बैकग्राउंड से मतलब हो या ना हो, मुझे है। हमें इसी सोसाइटी में रहना है, हमारा एक स्टेटस है, एक सोशल सर्कल है। इसे कैसे मुतारिफ करवाओगे? हम जब लोग पूछेंगे कि अपने होनहार लाइक बेटी के लिए कौन सा हीरा पसंद किया है और आपने, और जब
लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम इसकी कौन सी खूबी पर आशिक हुए हो तो क्या कहोगे? इसकी मामूली शक्ल सूरत पर, मामूली हैसियत पर या मिडिल क्लास पर? बताओ क्या कहोगे? मामा का लहजा बहुत खुश्क था। इसके बेदाग किरदार पर। मैंने इतनी ही तेज़ी से कहा था। हाँ, बेदाग माजी और बेदाग किरदार पर। मिडिल क्लास की लड़कियाँ अपनी परसाई के बस डोंग ही करती हैं, कुछ और नहीं होता। इसलिए तुम जैसों को फंसाने के लिए ये हरबा ही इस्तेमाल करती हैं। अरे कैसा बेदाग किरदार है इसका कि तुम्हें फांस लिया। अगर इतनी ही परसा होती तो तुमसे मिलना तो एक तरफ, तुम्हारी शक्ल भी ना देखती। कहाँ ये कि रोमांस फरमा रही है, क्या बेदाग किरदार है। तब आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो आपके बेटे का मुंह भी देखना नहीं चाहती, आपकी इस आला ओ अरफा बेटे का। और आपको ये जानकर मज़ीद खुशी होगी कि वो मुझे फांस नहीं रही है, मैं इसे फांस रहा हूँ। जब वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती तो तुम इससे शादी कैसे करोगे? मामा ने मुझ पर तंज किया था। ये आपका नहीं मेरा मसला है। मैंने इनके तंज को नज़रअंदाज कर दिया। इसमें ऐसा क्या है जो तुम इस तरह पागल हो रहे हो? जो पसंद आया था वो आपको बता दिया है। वैसे ये सवाल आपने कभी मेरे भाइयों से नहीं किया जब उन्होंने लव मैरिज की थी। तुम अपने भाइयों का कश्यप के साथ मुआवजा मत करो, क्योंकि इनके दरमियान कोई मुकाबला है ही नहीं। और तुम्हारे भाइयों ने लव मैरिज करते वक्त तुम्हारी तरह आंखें बंद करके इश्क नहीं फरमाया था। उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा था। उन्होंने मोहब्बत नहीं बिजनेस किया था। मगर मैं बिजनेस नहीं करूँगा। मैं हर कीमत पर कश्यप से ही शादी करूँगा। वो मेरी बात पर एकदम खड़ी हो गई। मेरे ख्याल में इस बारे में तुम अपनी डैडी से बात करो तो ठीक है। शायद वो तुम्हें वो सब समझाने में कामयाब हो जाएं जो मैं नहीं समझा सकती। कोई मुझे कुछ भी समझा नहीं पाएगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ठीक है, तुम फैसला नहीं बदलोगे तो फिर इस लड़की या हम में से किसी एक चीज़ का इंतखाब कर लेना। वो बड़े गुस्से में ये कहकर मेरे कमरे से निकल गई थी। मैं जानता था कि मम्मा आज ही सब कुछ डैडी को बता देंगी और डैडी को किसी सूरत में कायल नहीं कर सकता था। सिर्फ सर इब्रार थे जो ये काम कर सकते थे। मैं सर इब्रार से बात करने कॉलेज चला गया। मुझे देखकर वो हैरान हुए थे। सर, क्या आप मेरे साथ घर चल सकते हैं? क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई है? प्लीज़ यहाँ मुझसे कुछ ना पूछिए, मेरे साथ चलिए। मैं गाड़ी में आपको सब कुछ बता दूंगा। पता नहीं मेरे लहजे में क्या था कि वो मेरे साथ चलने पर आमादा हो गए थे। मगर गाड़ी में बैठते ही उन्होंने कहा, हाँ भाई क्या मामला है? सर, मेरी शादी का मामला है। तो इसमें तुम मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो और क्या इतनी मामूली सी बात के लिए मुझे लेकर आए हो? वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। सर, ये अहम मसला है। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता हूँ और मामा इस पर तैयार नहीं है। उन्होंने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है और मेरा ख्याल है कि वो आज लंच पर ही डैडी से बात कर लेंगी। इसलिए मैं आपको लंच से पहले लाया हूँ। मैंने इन्हें पूरी बात बता दी। किससे शादी करना चाहते हो तुम? कि भाभी तुम्हें घर से निकाल देना चाहती हैं। मैंने झिझकते हुए कश्यप का नाम ले दिया। क्या कश्यप मुर्तज़ा से शादी करना चाहते हो? मैंने इनके सवाल पर असबाब में सर हिला दिया। इस कश्यप से जिस पर तुमने हाथ उठाया था, जो तुम्हारे नज़दीक मामूली शक्ल सूरत की आम सी लड़की थी। ज़रून, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सब माजी का हिस्सा है। मैं इसे वाकई पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। और ये पसंदीदगी मेरे घर पर होने वाली मुलाकात के बाद शुरू होगी। उन्होंने तंज़ीह अंदाज में कहा था। मैं हंस पड़ा। और नो, मैं इससे पहले भी 2 बार मिल चुका हूँ। आपके घर पर तीसरी मुलाकात हुई थी। वट? वो बेख्तियार बोल उठे। तुमने मुझे बताया नहीं और उसने भी ये जाहिर नहीं किया। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुलाकातें इतनी अच्छी नहीं थी कि इनके बारे में बताया जाता। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर की। तुमने कश्यप से इस मामले में बात की? पहले अपने वालिदैन से तो बात कर लूँ, फिर इससे भी बात कर लूँगा। इसका मतलब है वो तुमसे शादी पर तैयार है। उन्होंने मेरी बात का उल्टा मतलब लिया। शादी तो दूर की बात है, वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। मगर जाहिर है इसके वालिदैन मेरे जैसा प्रपोजल कहाँ रद्द कर सकते हैं। मैंने इनके साथ साथ खुद को भी तसल्ली दी थी। अगर वो तुम्हारी शक्ल देखने पर तैयार नहीं है तो शादी के लिए कैसे रजामंद होगी? फिर तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है कि इसके वालिदैन तुम्हारा प्रपोजल रद्द नहीं कर सकते? वो माँ बाप पर इंसार करने वाली कोई 16-17 साल की लड़की नहीं है। मैच्योर है, एक अच्छे ओहदे पर फाइज है। इसके वालिदैन इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और ये भी तो हो सकता है कि इसकी कहीं मंगनी हो चुकी हो। इसलिए बेहतर है कि पहले तुम कश्यप से बात कर लो। ये ना हो कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएं और इसकी शादी में शिरकत करके वापस आएँ। वो वाज़ह तौर पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब मैं मामा से बात कर चुका हूँ और वो डैडी को भी बता देंगी। इसलिए अभी आप इनसे तो बात करें। मैं लंच से कुछ देर पहले सर इब्रार के साथ घर पहुँच गया था। डैडी अभी घर नहीं आए थे और मामा सर इब्रार को देखते हुए परेशान हो गई थी। वो जान गई थी कि मैं इन्हें क्यों लाया हूँ। अंदर से वो यकीनन बीचों ताप खा रही होंगी, मगर बज़ाहिर उन्होंने बड़ी खुशदिली से सर इब्रार का इस्तकबाल किया था। डैडी सर इब्रार को देखकर काफ़ी हैरान हुए थे, क्योंकि वो कभी भी इस वक्त इनसे मिलने नहीं आया करते थे। मगर उन्होंने वजह नहीं पूछी। लंच के बाद सर इब्रार ने डैडी से कहा था, जुनैद, मुझे तुमसे कुछ काम है। डैडी इन्हें लेकर स्टडी में चले गए और अपने कमरे में तकरीबन 1 घंटा के बाद मुलाजिम मुझे बुलाने आया था। जब मैं स्टडी में गया तो वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मैं खुद ही एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। तो शादी से इनकार की ये वजह थी। अगर आज ये वजह बता सकते हो तो 7 साल पहले भी बता सकते थे। इतने इंतज़ार की क्या ज़रूरत थी? डैडी ने मेरे बैठते ही
کہا تھا میں پچھلے 7 سال سے اس کے بارے میں لا علم تھا، پھر میں نے کبھی اس کے بارے میں اس انداز میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ایسا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں تمہاری اس ایکسپلینیشن وضاحت کو نہیں مان سکتا، مگر یہ سچ ہے۔ ہاں بہت سچے ہو تم دنیا تمہارے سچ کی وجہ سے ہی تو چل رہی ہے۔ مگر میں ایک بات واضح کر دوں، میں قطعاً بھی شادی کے لیے رضامندی نہیں دوں گا۔ ہاں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مگر ہم سے کوئی تعلق نہ رکھنا، اور تمہیں ان سب آسائشات سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ انہوں نے یکدم ہی مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ میں ان آسائشات کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں کہ مشکل وقت کا مقابلہ کر سکوں۔